नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारी आज की कहानी है नालायक औलाद। आरती और विजय हॉल में चुपचाप बैठे हैं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। घर में एक सन्नाटा सा छाया है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही विजय की अपने घर पर माता-पिता से बात हुई थी। पिताजी की तबीयत बहुत दिनों से खराब चल रही थी। माँ का फोन आया था कि पापा को किसी बड़े शहर में अच्छे डॉक्टर से दिखाने के लिए डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई है। इसलिए हम दोनों तुम्हारे पास आ रहे हैं। अपने पापा को आने के लिए तुम एक बार फोन करके बोल दो। अपने पास आने के शब्दों को सुनकर आरती और विजय दोनों ऐसे शांत हो गए जैसे उनके ऊपर बिजली गिर गई हो। वैसे आरती और विजय को माता पिता को अपने पास आने से मना करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन करे भी तो कैसे। अभी 1 महीने पहले ही दोनों ने अपना घर खरीदा है। घर को बनवाने में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए थे। बाद में उसे अपने पिताजी से 5 लाख रुपए जरूरत पड़ी थी, तो मांगा था। पिताजी ने 1 महीने पहले ही उसे 5 लाख रुपए भी दिए थे। अब इतने सारे पैसे लिए हैं, तो वह माता पिता को आने से मना भी तो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उन्हें अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि वह दोनों अपने पास बूढ़े माता पिता को नहीं बुलाना चाहते थे। आरती तो साफ साफ कह देती थी कि तुम्हारे माता पिता हमारे स्टेटस के नहीं हैं, पूरे गांव के गंवार लगते हैं, मैं उनको अपने पास नहीं रखूंगी। 4 लोगों को बताने में भी शर्म आती है कि यह हमारे सास ससुर हैं। विजय कहता है कि आरती, बुलाना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन अभी मना करूंगा तो माँ को लगेगा कि कुछ दिन पहले ही हमने इतने सारे पैसे दिए और बेटा हमें कुछ दिनों के लिए इलाज के लिए भी नहीं बुला सकता। दूसरे दिन सुबह सुबह ही कमला जी और उनके पति उदय भान जी अपने बेटे बहू के पास दिल्ली आ जाते हैं। दादा दादी को देखकर 5 साल का पोता भाग कर आया और अपनी दादी के गोदी में चढ़ गया। कभी दादा के गोदी में चढ़ता तो कभी दादी के। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी रसोई से निकलकर आरती भी आई और फॉर्मेलिटी के लिए सास ससुर के पैर छूकर रसोई में वापस चली गई। बेटा भी ऑफिस जाने के लिए तैयार था। उसने भी पैर छुए और कहा कि पिताजी, अब आप आ गए हैं, चाय नाश्ता करिए, मेरे ऑफिस का समय हो रहा है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर वह भी निकल गया। रसोई में खड़ी हुई आरती सास ससुर को चाय देकर कमरे में जाकर बैठ गई। किसी से कोई बात नहीं की। कमला जी बेटे बहू के घर में पहली बार आई थीं, इसलिए उन्हें यह भी नहीं पता था कि उन्हें किस कमरे में रुकना है और कहाँ पर वॉशरूम वगैरह है। पोते से कहती हैं, बेटा वॉशरूम कहाँ है, मुझे नहाना है। 5 साल का पोता दादी को वॉशरूम बता देता है। नहाकर दोनों पति पत्नी सोफे पर आकर बैठ गए। उनका सामान भी हॉल में ही रखा हुआ था। उन्हें पता ही नहीं था कि सामान कहाँ पर रखना है। सुबह सुबह ही बेटे बहू को घर में आ गए थे। बेटे बहू ने चाय के साथ 2 बिस्किट दे दिए। अब दोपहर के 12 बज रहे थे। बहू अभी तक अपने कमरे में से नहीं निकली थी। कमला जी बहू के कमरे में जाती हैं। बहू फोन चला रही थी। आरती, जब से मैं आई हूँ देख रही हूँ, तुमने मुझसे बात भी नहीं की। मैं अकेले हॉल में बैठी हूँ, आकर मुझसे बात तो कर लो। इतने दिनों बाद आई हूँ और तुम्हारे पिताजी के खाने का समय हो गया है, उन्हें दवाइयाँ भी देनी है। खाना जल्दी से बना लो। माँ जी, बिना पूछे मेरे कमरे में आ गई। एक बार पूछ तो लेती। अभी रुकिए, मैं उधर ही आ रही हूँ। और हमारे इधर इतना जल्दी कोई खाना नहीं खाता है। हम लोग 2 बजे तक खाना खाते हैं। अभी 11 ही तो बज रहा है। और वैसे भी हम दोनों अभी डाइटिंग कर रहे हैं, तो रोटी चावल खाते ही नहीं हैं। कुछ हल्का फुल्का खाते हैं। फिर धीरे से बड़बड़ाते हुए कहती है, अब इन दोनों के लिए मुझे रसोई में ऐसी गर्मी में रोटियां सेकनी पड़ेंगी। बहू, तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो? मुझे सुनाई नहीं दिया, जरा तेज कहो। कुछ नहीं माँ जी, आप बाहर जाइए, मैं आती हूँ। बहू की बात सुनकर कमला जी को बहुत बुरा लगा कि बहू के कमरे में मैं आ गई तो बहू को इतना बुरा लगा। बहू के कमरे में आने के लिए मुझे उससे पूछना पड़ेगा। बहू से कुछ नहीं कहती है, चुपचाप वहां से सोफे पर आकर बैठ जाती हैं। रास्ते में खाने के लिए मठरी और खस्ता बनाकर लाई थीं, वही अपने पति को खाने के लिए दे देती हैं और उसके बाद दवाई खिला देती हैं। 1 घंटे बाद बहू कमरे से बाहर आई और रसोई में जाकर मूंग की दाल चढ़ा दी। साथ में आटा गूंथ कर रोटियां सेकने लगी।
थाली में मूंग की दाल और एक कटोरी रखकर ससुर जी को दे दिया। रोटियां बहुत छोटी छोटी थीं और बहू एक एक करके रोटियां दे रही थी। अब उदय भान जी और कमला जी ठहरे गांव के आदमी। वहां पर उनकी मेहनत भी ज्यादा होती है, काम भी ज्यादा होते हैं और वह रोटी भी 4-6 खा जाते हैं। और फिर रोटियां छोटी छोटी थीं। उदय भान जी बहू के हाथ की 6 रोटियां खा गए और जब कमला जी के खाना खाने की बारी आई तो वह भी 4 रोटियां खा गई। बहू को जब रसोई में 4-4 रोटियां बनानी पड़ी तो वह चिड़चिड़ा गई, क्योंकि उसे रोटियां बनाने में बहुत आलस आता है और उसके सास ससुर तो चावल भी नहीं खाते। अपने लिए तो उसे खाना बनाना नहीं था, सास ससुर के लिए ऐसी गर्मी में रसोई में खाना बनाना उसे बहुत भारी लग रहा था। बहुत चिड़चिड़ी हो रही थी। सबके खाना खा लेने के बाद हॉल में आकर चिड़चिड़ाते हुए कहती है, अब उठाओ इधर से अपना सामान। 3 बजे मेरे बेटे के सर उसके ट्यूशन पढ़ाने के लिए आते हैं और उसको इधर सोफे पर ही हॉल में बैठकर पढ़ाते हैं। अब इधर अपना सारा सामान आप लोग फैलाकर रखेंगे तो वह बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? और पूरा घर कितना गंदा लग रहा है। आप लोगों के आने से सारा घर फैल गया। माँ जी, यह छोटे छोटे थैली उठाकर मेरे साथ चलो। और आरती सास को एक ऐसे कमरे में ले गई जहाँ पहले से ही बहुत सारा सामान भरा हुआ था। जमीन पर एक गद्दा पड़ा हुआ था। माँ जी, इसी कमरे में अपना सामान रख लीजिए, इसी में आपको रहना है। कमला जी चारों तरफ नजरें फैलाती हैं। पूरे कमरे में घर की बची हुई चीज रखी थी। बहू, कोई और कमरा नहीं है? इस कमरे में तो हम ठीक से लेट भी नहीं सकते हैं। चारों तरफ सामान भरा हुआ है और कितनी ज्यादा पेंट की बदबू आ रही है। माँ जी, घर में 3 ही कमरे हैं, एक मेरा है और एक मेरे बच्चे का, और यह एक कमरा है जो मैंने आपको दे दिया। इसके अलावा घर में कोई भी कमरा नहीं है। इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। कमला जी अपने कमरे में अपना सामान रख लेती हैं। पति का हाथ पकड़कर ले जाती हैं। दवाइयाँ खाने की वजह से उदय भान जी को नींद आ गई और वह जल्दी सो गए। कमला जी भी उसी कमरे में बैठ गईं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह अपने बेटे बहू के घर नहीं, किसी अनजान लोगों के घर आई हैं, जहाँ ना कोई उनसे ठीक से बर्ताव कर रहा है और ना ही कोई बात कर रहा है। बेटा तो पहले ही ऑफिस चला गया। बहू का व्यवहार तो उन्हें वैसे भी पसंद नहीं आ रहा था। एक पोता था जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मन लग रहा था, लेकिन बहू ने उनको भी खींचकर जबरदस्ती अपने कमरे में सुला लिया। घर का कोना कोना उन्हें काटने को दौड़ रहा था। थोड़ी देर में कमला जी रसोई में पानी लेने के लिए गई तो देखा बहू कमरे में अपनी माँ से बात कर रही है। माँ, यह बुढ़ा बुढ़िया मेरे छाती पर मूंग दलने के लिए यहाँ आ गए हैं। मुझे भी पसंद नहीं आ रहा था इन लोगों को अपने पास बुलाना। और पता है माँ, बुढ़ा बुढ़िया 4-4 6-6 रोटी खाते हैं। मैं तो इतनी गर्मी में उनके लिए इतनी रोटी बनाकर पसीना पसीना हो गई। पता नहीं इतने बुढ़ापे में 4-4 रोटी कैसे खा जाते हैं। फोन पर उसकी माँ कहती है, बेटा तू चिंता न कर, अगर तेरी सास 4-4 रोटी खाती है तो तू 4 रोटी के बराबर उससे काम भी तो ले लिया कर। या तो 4 रोटियां मत खिलाओ। अगर तू उन दोनों को बैठाकर खिलाएगी तो उन्हें तेरे पास बैठकर खाने की आदत बन जाएगी। मैं कहती हूँ आज शाम से ही अपने 4 रोटियां वसूलना शुरू कर दो। माँ की बात सुनकर आरती खुशी से उछल जाती है और कहती है कि माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। मैं तो यही सोच सोचकर परेशान थी कि इतने दिनों तक बुढ़ा बुढ़ी को मुझे सुबह शाम 4-4 रोटियां बनाकर खिलानी पड़ेंगी। कमला जी बहू की बात सुनकर दंग रह गईं कि आज बहू के घर में आए हुए पहला दिन ही है और एक बार ही बहू ने खाना खिलाया है, उस पर ही मायके अपनी माँ से शिकायत लगा दी कि सास ससुर 4-4 रोटियां खाते हैं। आंखों में आंसू लिए आ गई। रसोई से एक गिलास पानी लिया और कमरे में आकर बैठ गईं। तब तक उनके पति उदय भान जी जाग गए थे। पत्नी की आंखों में आंसू देखे तो पूछा कि क्या हुआ भाग्यवान, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? कमला जी बात को बनाती हुई कहती हैं कि मेरी आंखों में कोई आंसू आंसू नहीं है। मैं तो बस रसोई में पानी पीने गई थी, क्योंकि पता था अगर अपने पति को बहू की सच्चाई बता दी तो वह अभी के अभी गांव वापस चले जाएंगे और फिर उनके इलाज का क्या होगा। वह तो अपने पति का इलाज कराने के लिए बहू के पास आई थी। भले ही बेटे बहू अब कुछ भी कहें, लेकिन मैं अपने पति का पूरा इलाज कराकर ही जाऊंगी। जैसे ही रात का खाना बनाने का समय आया, आरती अपनी सास से कहती है, माँ जी, जरा रसोई में आटा लगा दीजिए,
तब तक मैं भगवान की संध्या आरती करके आती हूँ। कमला जी समझ जाती हैं कि बहू ने उनसे 4 रोटी वसूलने शुरू कर दिए हैं। पति का इलाज के खातिर कमला जी चुपचाप रसोई में जाकर आटा लगा देती हैं। जब बहू रोटियां बनाने लगती है, तो वह बहू से कहती हैं कि बहू, मेरा रात को खाना खाने का मन नहीं है। मैं रोटी नहीं खाऊंगी। तुम बस अपने ससुर के लिए ही 4 रोटियां सेकना, मेरे लिए नहीं। कमला जी की बात सुनकर आरती खुश हो जाती है कि चलो अच्छा है, बुढ़िया रात का खाना नहीं खाएगी, तो मुझे 4 रोटियां नहीं सेकनी पड़ेगी। रात तक बेटा भी ऑफिस से आ गया। सभी लोग खाना खा लेने के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तो कमला जी कहती हैं, बेटा, सुबह ही तुम्हारे पिताजी को अस्पताल लेकर चलना है। तुम कल की छुट्टी ले लेना। तुम्हें तो पता है, अस्पताल में दिखाने में पूरा दिन लग जाता है। बहुत भीड़ होती है। पहले भी एक बार मैं गई थी, सुबह से रात हो गई थी। आरती अपने पति की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हारी माँ तुम्हें ज्ञान दे रही है? ऐसा लग रहा है वही सब कुछ जानती हो, तुम्हें कुछ आता ही नहीं हो। आरती की बात सुनकर विजय चिड़चिड़ाते हुए कहता है, माँ, मुझे मत समझाओ। मुझे सब पता है। जाओ अपने कमरे में समय से सो जाओ। कमला जी कमरे में जाकर लेट गईं, लेकिन रात का खाना न खाने की वजह से उन्हें भूख लग रही थी। अपने छोटे से झोले से वह मठरी और लड्डू निकालती हैं और खाने लगती हैं। उदय भान जी कहते हैं, तुम इतनी रात को क्या खा रही हो? अगर तुम्हें भूख लग रही थी तो खाना खाने से मना क्यों किया? नहीं जी, उस समय मेरा खाना खाने का मन नहीं था। पेट पूरा भरा लग रहा था। लेकिन अब जब रात के 12 बज गए हैं तो मुझे भूख लगी, इसलिए सोचा कुछ खाकर सोऊंगी, नहीं तो नींद नहीं आएगी। तुम सो जाओ, मैं अब शोर नहीं करूंगी। कुछ खाने के बाद ही कमला जी को नींद आई। उदय भान जी अपनी बहू के व्यवहार से अनजान थे। वह सुबह उठकर बहू से कहते हैं कि बहू, अस्पताल ले जाने के लिए पूड़ी और आलू की सब्जी बना देना, और थोड़ी ज़्यादा सी ही बना देना, क्योंकि पूरा दिन लग जाता है। घर से कुछ खाने और पीने का ले जाएंगे तो ठीक रहेगा। बाहर के खाने से तो अच्छा ही है। आरती विजय की तरफ मुंह बनाती हुई कहती है, अब इतनी सुबह सुबह इनके लिए पूड़ी सब्जी कौन बनाएगा? मुझसे इतनी गर्मी में पूड़ी सब्जी नहीं बनेगी। तुम ही संभालो अपने पिताजी को। विजय कहता है कि क्या पिताजी, आप भी पूड़ी सब्जी की बात कर रहे हैं? तबीयत तो पहले से ही ठीक नहीं है। पूरी सब्जी खाएंगे तो और खराब हो जाएगी। अस्पताल में खाने के लिए सब मिलता है। उधर कुछ खरीद लेना और खा लेना। बेटे की बात सुनकर उदयवान जी उसका मुंह देखते रह जाते हैं कि ऐसा भी क्या कह दिया है जो बेटा इतनी गुस्सा हो रहा है। कमला जी कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, अस्पताल में लेकर ही कुछ खा लेंगे। तुम घर पर कुछ मत बनाओ। दोनों लोग घर से बिना कुछ खाए ही अस्पताल के लिए निकल गए। गांव में तो वह 7 बजे ही नाश्ता कर लेते थे। भूख के मारे पेट कुलकुला रहा था। बेटा भी पता नहीं फोन पर किससे बात करते हुए कहाँ चला गया। तभी कमला जी देखती हैं कि अस्पताल के बाहर एक फल का ठेला लगा है। वह उधर से कुछ केला खरीद कर लाती हैं और पति को खाने के लिए देती हैं। खुद भी खा लेती हैं। अस्पताल में दिखाने में पूरा दिन निकल गया। डॉक्टर ने बताया कि उदयवान जी के पेट में पथरी है, जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 दिन बाद डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कहते हैं। शाम को जब दोनों वापस आए तो बहुत जोरों की भूख लगी थी। किसी तरह से केला खाकर अपना पूरा दिन निकाला था। सोचा था घर आकर उन्हें खाना मिलेगा, लेकिन यहाँ क्या, यहाँ तो बहू ने खाना ही नहीं बनाया। कमला जी रसोई में पति के लिए खाना परोसने के लिए गई, पर रसोई में कुछ बना ही नहीं था। हॉल में बैठे हुए बेटे से कहती हैं कि बेटा, बहू ने आज खाने में कुछ नहीं बनाया। तुम्हारे पिताजी को बहुत तेज भूख लग रही है। चिल्लाते हुए विजय कहता है, माँ, आज आरती की तबीयत ठीक नहीं थी। उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए पूरे दिन रेस्ट कर रही है। अब तुम ही बताओ, उसकी इतनी तबीयत खराब है तो वह तुम लोगों के लिए खाना कैसे बनाएगी? अगर इतनी भूख लगी है तो अपने और पिताजी के लिए तुम खुद ही खाना बना लो। और वैसे भी तुम दोनों 4-4 रोटियां खाते हो। अब बेचारी ऐसी गर्मी में पसीना बहाकर तुम लोगों के लिए रोटियां बनाएगी तो उसका सर और दर्द होने लगेगा। मैं तो अपना जूस पी लूंगा, खाना नहीं खाऊंगा। पत्नी को आवाज देते हुए विजय कहता है, आरती, तुम्हारे लिए भी जूस ले आऊं? नहीं जी, मैं जूस नहीं पीऊंगी। मेरे लिए कॉफी बना देना। हाँ, अभी बनाकर लाया। विजय की बात सुनकर उदय भान जी को गुस्सा बहुत आया। वह बेटे से कुछ कहने को होते हैं कि तभी कमला जी हाथ पकड़ लेती हैं। छोड़ो, हम जिस काम से आए हैं वह काम करते हैं। बाकी कौन सा हमें इधर रुकना है। पूरे दिन से थके हारे होने के बावजूद भी कमला जी रसोई में अपने और पति के लिए खाना बनाती हैं।
अपने लिए वह सिर्फ 2 ही रोटियां बनाती हैं। बेटे बहू की बातों से और व्यवहार से दोनों ही बहुत आहत हो चुके थे। उदय भान जी कहते हैं कि भाग्यवान, मुझे बहू बेटे का व्यवहार ठीक नहीं लग रहा है। क्या बहू हमारे लिए खाना बनाकर नहीं रख सकती थी? तुम दिन भर में अस्पताल में व्यस्त थी और आकर खाना बनाई हो। मैं देख रहा हूँ जब से आई हो बहुत कम खाना खा रही हो। नहीं जी, ऐसा नहीं है। शहरों में घर छोटे-छोटे होते हैं, इतना चलना-फिरना नहीं होता है, तो खाना पचता ही नहीं है, इसलिए कम खा रही हूँ और कोई वजह नहीं है। बेटे-बहू के व्यवहार को दोनों पति-पत्नी अच्छी तरह से समझ रहे थे। कमला जी सिर्फ अपने पति के इलाज के खातिर चुप थीं। 2 दिनों बाद पति का बहुत अच्छी तरह से ऑपरेशन भी हो जाता है और उसके 3 दिनों बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाती है। इन 4-5 दिनों में कमला जी को बहू का रवैया समझ में आ गया था कि वह खाना बनाने में बहुत ही कामचोर है। उसे रसोई में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और हम दोनों का खाना भी बहू बेटे को बहुत ही खटकता है। इसलिए बहू बेटे की रवैया को देखकर कमला जी ने भी खाने-पीने का रास्ता निकाल लिया। अब वह जब भी अस्पताल दिखाने जाती है तो झोले भरकर फल ले आती हैं और वही खाती हैं। ना तो खाने के लिए बहू से कहती हैं और ना ही खुद बनाती हैं। बहू ने देखा कि आज पूरा दिन निकल गया और सास-ससुर ने खाने के लिए कुछ नहीं मांगा और ना ही रसोई में जाकर कुछ बनाया, तो वह सास-ससुर के कमरे में जाकर देखती हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। यह लोग बिना खाए कैसे रह रहे हैं? तब तक कमरे से बाहर आते हुए कमला जी उसे दिखाई दे देती हैं। तो वह कहती है, माँ जी, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। जरा मेरे लिए 1 कप चाय बना देना और साथ में कुछ खाने के लिए भी बना देना। कमला जी बहू से कहती हैं कि बहू, तुम तो डाइटिंग पर हो, कुछ खाती-पीती नहीं हो और मुझे तो बिना शक्कर की चाय बनाने नहीं आती। मुझे शक्कर दूध वाली चाय आती है। यह काली चाय मुझसे नहीं बनेगी। एवं तुम अपनी चाय खुद बना लो। सास का जवाब सुनकर आरती तिलमिला गई और सीधा कमरे में आकर धमकी और बहू ने सास ससुर के कमरे में जैसे ही फल रखे हुए देख लिए तो हंगामा मचा दिया कि तुम्हारे माँ बाप तो फलों पर जिंदा हैं, कितना खर्च करते हैं, खाली फल खाते हैं। और तो और उन्होंने अपने कमरे में जूस के डब्बे भी रखे हैं, तरह तरह के खाने के बिस्किट नमकीन रखे हैं। कितना पैसा बर्बाद करते हैं तुम्हारे माता पिता। आज तो तुम्हें उनकी खबर लेनी ही पड़ेगी। हम तो शहर में किस तरह से पैसे बचा बचा कर चल रहे हैं और यह लोग फल और फालतू चीजों में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। क्या इलाज में पहले से ही पैसा कम खर्च हो रहा था, जो यह लोग खाने पीने में इतना पैसा खर्च करते हैं? विजय आरती की बातों को सुनकर आग बबूला हो जाता है। माता पिता के कमरे में जाकर देखता है तो सेब और केले का ढेर लगा हुआ था और उसकी माँ सेब छिलकर पिताजी को दे रही थी। विजय तमतमाता हुआ कहता है कि शर्म नहीं आती माँ, फलों पर इतना सारा पैसा खर्च करते हुए। इतने सारे फल मंगा कर रखे हैं और कौन खाएगा इतने सारे फलों को। हम तो शहर में रहकर एक एक पैसा बचा रहे हैं और तुम इधर इतने पैसे बर्बाद कर रही हो। बेटा, तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, इसलिए उनके लिए फल लाए हैं। अभी अभी उनका ऑपरेशन हुआ है। अगर अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं तो उनको कमजोरी आ जाएगी। तब तक दरवाजे पर डोरबेल बजती है। आरती दरवाजा खोलती है तो देखती है एक डिलीवरी बॉय खड़ा हुआ है। वह कहता है कि इस घर में उदय भान जी ने खाना मंगवाया है। क्या? उन दोनों ने खाना मंगवाया है? खाने को देखकर आरती आग बबूला हो जाती है। चिल्लाकर विजय को आवाज देती है, देखो विजय, तुम्हारे माता पिता कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अब तो बुढ़ा बुढ़ी बाहर से खाना भी मंगवाने लगे हैं। विजय डिलीवरी बॉय के हाथ से खाना लेकर माता पिता के कमरे में गया और तमतमाता हुआ कहता है, यह क्या है माँ, तुम घर में खाना नहीं बना सकती थी जो बाहर से खाना मंगा रही हो। उदय भान जी उठकर बेटे के गाल पर एक थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि कुछ तो शर्म कर ले बेटा। तेरी बीवी 4 रोटी खिलाती है तो तुम लोगों को वह भी भारी लगता है। आज जब हम अपने पैसों से बाहर से खाना मंगाकर पेट भर रहे हैं तो तुम्हें उसमें भी तकलीफ हो रही है। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि बहू बेटे के घर में होते हुए भी मुझे बाहर से खाना मंगवा कर खाना पड़ रहा है। लेकिन तुम्हें कैसे शर्म आएगी? तुमने तो बेशर्म का चोला ओढ़ रखा है। अपने फल के लिए और खाने के लिए मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे हैं। पहले तुम अपनी बीवी से 4 रोटी बनवाना तो सीख लो, तब मेरे ऊपर उंगली उठाने की सोचना कि कितना पैसा खर्च कर रहे हो। लानत है ऐसे बेटे बहू पर जो अपने सास ससुर को 4-4 रोटियां भी नहीं खिला सकते हैं। पूरी जिंदगी तुम लोगों के लिए क्या नहीं किया। एक एक
पाई बचाकर तुम्हें पढ़ाया और इस काबिल बनाया। आज भी गाँव में रहकर अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ, तुमसे नहीं माँगता हूँ और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं फालतू का पैसा खर्चा करता हूँ। बहू बेटे के घर में रहकर ही भूखे मरना पड़ रहा है। अगर तुम्हारी पत्नी और तुम हमें समय से 4 रोटी खाने को देते, तो हमें यह बाहर के खाना मंगाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। भाग्यवान, अपना सारा सामान बैग में भर लो। अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगे। हम किसी होटल में रुक जाएँगे, धर्मशाला में रुक जाएँगे, लेकिन बहू बेटे के घर पर नहीं रुकेंगे। पता नहीं क्या संस्कार लेकर आई है इसकी पत्नी अपने मायके से, जो सास-ससुर को 4 रोटी भी बनाकर नहीं खिला सकती। भगवान न करे कल को तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम अपने बेटे बहू के घर जाओ और वह तुम्हें वहां खाने के लिए भरपेट खाना भी ना दें, तो तुम्हें कैसा लगेगा? कमला जी बैग में सारा सामान पैक कर लेती हैं। कमला जी भी अपने बेटे बहू के व्यवहार से बहुत ज्यादा आहत थीं। जाने से पहले वह बहू बेटे से कहती हैं कि इस घर को खरीदने में तुम्हारे पिताजी ने 5 लाख रुपए दिए थे, वह सारे पैसे मुझे वापस चाहिए। क्योंकि तुम्हारे पिताजी के इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए हैं। अब हम तुम्हें अपने पैसे में से एक कौड़ी भी नहीं देंगे। 1 हफ्ते के अंदर मेरे पैसे वापस कर देना। अगर मेरे पैसे वापस नहीं किए, तो हमारे पास और भी तरीके हैं अपने पैसे निकलवाने के। अब हम तुम्हारे पास अपना एक पैसा भी नहीं छोड़ सकते। तुम्हारे जैसे कंजूस और कामचोर बेटे बहू भगवान किसी को ना दें। हम अपने गांव में ही अच्छे हैं। इतना कहकर सामान उठाकर बहू बेटे के मुंह पर ही दरवाजा फटाक से बंद कर देते हैं और दोनों पति पत्नी स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।